नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी विषय के अंतर्गत हम हिंदी के उद्भव और विकास पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने भाषाओं की आदि भाषा अर्थात भाषाओं की जननी संस्कृत के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का उद्भव और विकास। भाषा के इस सही विकास क्रम की श्रृंखला के अंतर्गत हमने संस्कृत पे पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर ली थी। आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा विषय होगा पाली। पाली भाषा पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि पाली क्या है। कि वास्तव में जो ये पाली शब्द है, पहली बात तो इसका जन्म जो है पृथ्वीलोक में हुआ। इसका जो जन्म है पृथ्वीलोक में हुआ। दूसरा, पाली वास्तव में किसी भाषा का द्योतक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है बुद्ध वचन या मूल पाठ। तो पाली का अर्थ मूल पाठ या बुद्ध वचन, बुद्ध वचन है। और शुरुआत में इसे मागधी या देश भाषा भी कहा जाता था। शुरुआत में इसे मागधी या देश भाषा भी कहा जाता था। था। इसके अलावा अब जो ये पाली है, ये वास्तव में संस्कृत का सरलतम रूप है। ये क्या है? संस्कृत का सरलतम रूप। पाली भाषा की जो ये लिपि है, अर्थात इसे धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। इसे धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। इसके अलावा पाली भारत की पहली राजभाषा थी। ध्यान रखिएगा, अशोक के समय में पाली भारत की पहली राजभाषा थी। अशोक के समय में। इसके अलावा सन 2024 में 3 अक्टूबर 2024 को 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार द्वारा इसे शास्त्रीय भाषा
क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। दिया गया। देखिए, ये कुछ इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है पाली भाषा का। वास्तव में अगर हम शाब्दिक अर्थ के दृष्टि से देखते हैं तो पाली किसी भाषा का द्योतक नहीं है, बल्कि पाली का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मूल पाठ, मीन्स टेक्स्ट या बुद्ध वचन। और शुरुआत में इसे मागधी या देश भाषा भी कहा जाता था। इस पाली का जो जन्म है वो पृथ्वीलोक में हुआ है। पाली जो है वो भारत की पहली राजभाषा थी सम्राट अशोक के शासनकाल में। और इसके अलावा मैंने बोला इसे ब्राह्मी या धम्म लिपि में लिखा जाता था। और 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के द्वारा इसे शास्त्रीय भाषा अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो ये कुछ इसका परिचय था। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे इस भाषा के अन्य नाम। हमारा अगला बिंदु है भाषा के अन्य नाम। अन्य नाम, आप अन्य नाम कहिए, उपनाम कहिए, जो भी आपको कहना है कहिए। देखिए, इसे बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा। इसे पहली देसी भाषा, पहली देसी भाषा या देशज भाषा, इसे पहली देसी भाषा भी कहा जाता है, इसे पहली देशज भाषा भी कहा जाता है। इसके अलावा पहली पढ़े लिखे मानवों की भाषा, पहली आम जनमानस की भाषा, आम जनमानस की भाषा, इसके अलावा इसे थेरवाद, थेरवाद बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, स्पेशली त्रिपिटक, त्रिपिटक और सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं, 3 पिटक हैं, जिसमें हम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की बात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, प्रथम प्राकृत। इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। इसे लाट प्राकृत भी कहा जाता है।
इसे अशोकी प्राकृत भी कहा जाता है। इसे अशोकन प्राकृत भी कहा जाता है। इसे लेण बोली भी कहा जाता है। तो ये तमाम उपनाम हैं इस पाली भाषा के, यानी पाली भाषा को इन अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। मैंने कहा ये बौद्ध धर्म की भाषा है, पहली देसी भाषा या पहली देशज भाषा के रूप में इसे जाना जाता है, पहली पढ़े लिखे मानवों की भाषा है, ये पहली आम जनमानस की भाषा है, थेरवाद बौद्ध धर्म के ग्रंथों की ये भाषा है, फिर सम्राट बौद्ध धर्म के ग्रंथों स्पेशली त्रिपिटक और सम्राट अशोक के शिलालेखों की ये भाषा है। इसके अलावा प्रथम प्राकृत, लाट प्राकृत, शिलालेखी प्राकृत, अशोकी प्राकृत, अशोकन प्राकृत और लेण बोली, इन तमाम नामों से इस भाषा को जाना जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले इसका संक्षिप्त परिचय देखा, इसके बाद में हमने अन्य नाम देखे। अब हमारा अगला बिंदु है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति देखिए, आप जानते हैं इसे पा धन णिच, ये णिच प्रत्यय है, धन ली। यहां पर जो ये पा है ये धातु है, णिच प्रत्यय है। ये जो पा है ये धातु है और ये जो है णिच प्रत्यय है। देखिए, ये ऐसा प्रत्यय, अब पा का तात्पर्य यहां पर रक्षा करना या पालन करना है। इस धातु, पा धातु का अर्थ है पालन करना या रक्षा करना। और णिच एक ऐसा प्रत्यय है जो प्रेरक के रूप में या अर्थ को पूर्ण करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेरक या अर्थ पूर्ण करने के लिए किया जाता है, अर्थ पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो ये णिच प्रत्यय है, जो ये णिच णिच प्रत्यय है, इसमें णिच प्रत्यय में से में णा और ये जो चा है का लोप हो जाता है और ई शेष बचता है, ई शेष बचता है। ठीक है, तो ये इसका व्युत्पत्ति पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, व्युत्पत्ति के लिए अब हम कई ग्रंथों का सहारा लेंगे। एक ग्रंथ है अभिधान, अभिधानप्प दीपिका, अभिधानप्प दीपिका, अभिधानप्प दीपिका, ये पाली शब्दकोश है, पाली शब्दकोश है के अनुसार पाली शब्द की व्युत्पत्ति पालेति, रखतीति, पाली। व्युत्पत्ति
पालेति रखतीति पाली के रूप में की जाती है, के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है जो पालन करे, जो पालन करती है या रक्षा करती है, रक्षा करती है, वह पाली है, वह पाली है। एक ग्रंथ है अभिधानप दीपिका, ये पाली शब्दकोश है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि पाली शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो वास्तव में पालेति रखतीति पाली के रूप में की जाती है, और इसका अर्थ है जो पालन करती है, जो रक्षा करती है, वही पाली है। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य व्याकरणों का जो मत है, एक ये बिंदु है, कुछ अन्य व्याकरणों, आप जानते हैं व्याकरणों का तात्पर्य विद्वानों से है। कुछ अन्य व्याकरणों के अनुसार रखती तस्मात् पाली, रखती तस्मात् पाली, अर्थात अर्थों की जो रक्षा करती है वो पाली है। देखिए हम व्युत्पत्ति पर बात कर रहे हैं, वैसे तो इसका अगर विच्छेद करते हैं तो पा धातु लीच प्रत्यय और प्लस ली, यहाँ पर पा धातु का तात्पर्य है पालन करना या रक्षा करना, और नीचे एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें से ड़ा और चा का लोप हो जाता है और ई शेष बचता है, और ये वास्तव में प्रेरक के रूप में या अर्थपूर्ण करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और अभिधानप दीपिका पाली शब्दकोश है, इसके अनुसार पाली शब्द की जो व्युत्पत्ति है पालेति रखतीति पाली के रूप में इसकी जो व्युत्पत्ति मानी जाती है, और इसका अर्थ है जो पालन करती है या रक्षा करती वो पाली है। ठीक है, और कुछ अन्य व्याकरणों अर्थात कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार रखती तस्मात् पाली। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट और देखते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट है प्राचीन लेखकों के अनुसार, प्राचीन लेखकों के अनुसार प्राचीन लेखकों के अनुसार अथानपति रखतीति तस्मात् पाली, अथानपति रखती तस्मात् पाली, अर्थात जो अर्थों की रक्षा करती है इसलिए ये पाली है, अर्थात अर्थों की रक्षा करती है इसलिए पाली है, पाली है। तो ये तो व्युत्पत्ति को लेकर के हमने कुछ
महत्वपूर्ण कथन देखे और इसके अलावा विभिन्न विद्वानों के मत हैं, उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। व्युत्पत्ति को लेकर के भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अब हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा अगला बिंदु होगा विभिन्न विद्वानों के मत। व्युत्पत्ति को लेकर, व्युत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। देखिए, सबसे पहला एक नाम आता है मैक्स वेलेसर। मैक्स वेलेसर नामक जर्मन विद्वान है। ये नामक जर्मन विद्वान ने पाली को पाटलिका संक्षिप्त रूप बताकर यह मत व्यक्त किया है कि यह पाटलिपुत्र की प्राचीन भाषा थी। देखिए, एक जर्मन विद्वान है जिसका नाम है मैक्स वेलेसर। इसने पाली को पाटली का संक्षिप्त रूप बता करके यह मत व्यक्त किया कि ये वास्तव में पाटलिपुत्र की प्राचीन भाषा थी। ठीक है, फिर अगले विद्वान के विषय में बात करते हैं। एक विद्वान है विधुशेखर भट्टाचार्य, पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य। पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य का यह मत है कि पाली पंक्ति शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, का मत है कि पाली पंक्ति शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। इनके अनुसार देखिए, इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले शब्द था पंक्ति, पंक्ति से ये बना पंक्ति, पंक्ति से फिर ये बना पट्टी, पट्टी से ये बना पल्ली, और पल्ली से फिर ये बना पाली। इन्होंने ये मत दिया, पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य जी ने, कि ये जो है पाली जो शब्द है वो पंक्ति शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। और इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो पंक्ति है, पंक्ति परिवर्तित होकर के पंक्ति बना, पंक्ति फिर परिवर्तित हुआ पट्टी में, पट्टी पल्ली में, और पल्ली से फिर ये पाली बना। हालांकि ये सर्वमान्य मत नहीं है, लेकिन ये पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य का मत है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसके अलावा एक व्यक्ति हैं भिक्षु जगदीश कश्यप। भिक्षु जगदीश कश्यप ने पाली को पंक्ति, पाली को पंक्ति या मूल पाठ,
का रूप मानते हैं, रूप बताते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि एक शब्द है पर्याय। पर्याय ये बदल करके पर्याय बना, और फिर ये जो पर्याय है बदल करके पालियाय बना, और फिर ये पालियाय का ये जो ये या ये है ये हट कर गया, ये हट गया तो ये रह गया पाली। ये मत है भिक्षु जगदीश कश्यप का। पाली को पंक्ति या मूल पाठ का रूप बताते हैं। उन्होंने रूप बता करके पर्याय, पर्याय से पलियाय, पलियाय से पालियाय और पालियाय से पाली, इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये व्युत्पत्ति हुई है पाली की। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है रोज डेविड्स, सॉरी रीज रीज डेविड्स, रीज रीज डेविड्स। डॉक्टर रीज डेविड्स ने पाली को कौशल की भाषा माना है। पाली को डॉक्टर रीज डेविड्स के अनुसार पाली कौशल की भाषा थी, भाषा थी। ऐसा कहना किसका है? तो ये डॉक्टर रीज डेविड्स का कहना है। इसके अलावा वेस्टर्ड गार्ड, वेस्टर्ड गार्ड और ई कुहन, ई कुहन, वेस्टर्न गार्ड और ई कुहन जो है पाली को उज्जैनी प्रदेश की भाषा बताते हैं। पाली को उज्जैनी प्रदेश की भाषा बताते हैं, बताते हैं। देखिए, इनका कई जगह पे नाम वेस्टर्न गार्ड एयर ई कुहन करके भी मिलता है, लेकिन ये वेस्टर्न गार्ड और ई कुहन पाली को उज्जैनी प्रदेश की भाषा बताते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ओल्डनबर्ग और ई मूलर का मत है कि पाली का उद्गम स्थान कलिंग है। तो देखिए, मैंने कई लोगों के मत आपके सामने रखे, जिनमें से हमने सबसे पहला मत मैक्स वैलेसर का, एक जर्मन विद्वान है, जिसका ऐसा मानना है कि ये पाली शब्द जो है ये पाटली का संक्षिप्त रूप है, और उसने पाली को पाटली का संक्षिप्त रूप बता करके ये मत व्यक्त किया कि ये वास्तव में पाटलिपुत्र की प्राचीन भाषा थी। फिर हमने कहा पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य जी हैं, इन्होंने पाली को पंक्ति शब्द से व्युत्पन्न माना है, और जिन्होंने कहा कि सबसे पहले पंक्ति शब्द है, पंक्ति जो है वो पंक्ति में परिवर्तित हुआ, पंक्ति जो है वो पट्ठी में परिवर्तित हुआ, और पट्ठी पल्ली में, और पल्ली फिर पाली में बदला। हालांकि ये सर्वमान्य मत नहीं है। इसके अलावा फिर हमने कहा कि डॉक्टर रीज
डेविड्स हैं। इन्होंने कहा कि जो पाली भाषा है वास्तव में कौशल की भाषा थी। फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है वेस्टर्न गार्ड और ई कुहन का। इनका मानना है कि जो ये पाली है ये उज्जैनी प्रदेश की भाषा थी। और इसके अलावा फिर डॉक्टर ओल्डनबर्ग और ई मुलर का ऐसा मत है कि पाली भाषा का जो उद्गम स्थान है वो कलिंग है। ठीक है, तो इन तमाम मतों को हमने व्युत्पत्ति से संबंधी ये मत हैं और इसलिए मैंने इन सभी मतों को आपके सामने रखा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति को लेकर के हमने विशेष चर्चा की कि पा धन ऋच धन ली, यानी पहले उसको हमने विच्छेद करके बताया कि इसका तात्पर्य क्या है, और फिर इसकी व्युत्पत्ति को लेकर के हमने कुछ कोटेशन बताए, जैसे कि शब्दकोश है, पाली का शब्दकोश है जिसे हम बोलते हैं, उस शब्दकोश में जिसे हम अभिधानप दीपिका बोलते हैं, और उस अभिधानप दीपिका पाली शब्दकोश में पाली की शब्द की व्युत्पत्ति पालेति रखती पाल के रूप में की गई है। और वहां पर इसका अर्थ यह है कि जो पालन करती है, जो रक्षा करती, वही पाली है। इसके अलावा कुछ अन्य व्याकरण हैं, व्याकरणों ने अर्थात कुछ अन्य विद्वानों ने जो है अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि रखतीति तस्मात् पाली, अर्थात जो अर्थों की रक्षा करती वो पाली है। इसके अलावा कुछ प्राचीन लेखकों ने कहा कि अत्थानपति रखतीति तस्मात् पाली, इसके मतलब अर्थों की रक्षा करती है इसलिए ये पाली है। और फिर कुछ अन्य विद्वानों के मत हमने आपके सामने स्पष्ट रूप से रखे और इन पर विस्तार से चर्चा की। अब हमारा अगला बिंदु है पाली के विभिन्न ग्रंथ, यानी पाली भाषा से संबंधित ग्रंथों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पाली भाषा के ग्रंथ, देखिए सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है और वो है अट्ठ कथा साहित्य का। देखिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है अट्ठ कथा साहित्य। इसके जो रचयिता हैं वो आचार्य बुद्धघोष हैं, आचार्य बुद्धघोष। और ये पांचवी सदी की रचना है। और इसमें विशेष तथ्य क्या है, देखिए इसमें ये थेरवाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक थेरवाद संप्रदाय के लिए त्रिपिटक थेरवाद संप्रदाय के लिए त्रिपिटक ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए हैं, भाष्य लिखे गए हैं। इसकी विशेष बात यही है, पहला ग्रंथ हमारे सामने आता है अट्ठ कथा साहित्य, बुद्धघोष, आचार्य बुद्धघोष की 5वीं सदी की रचना है। और इसमें थेरवाद संप्रदाय के लिए जो त्रिपिटक है, आप जानते हैं बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का मतलब है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन त्रिपिटक ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए हैं इसमें। फिर इसके बाद में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है विशुद्धिमग्ग। ये भी आचार्य बुद्धघोष की ही है, आचार्य बुद्धघोष की ही है। और ये भी 5वीं सदी की ही रचना है। और ध्यान दीजिएगा कि जो ये विशुद्धि मग ये जो बुक है, सबसे पहली बात तो ये थेरवाद ग्रंथ है। ये क्या है तो रथ विनित सूत्र पर आधारित, रथ
विनीत सूत्र पर आधारित थेरवाद ग्रंथ है ये। और सबसे पहली बार पाली का सबसे पहला प्रयोग यहीं पे देखने को मिलता है, यानी यहां पर पाली का सबसे पहला प्रयोग, पाली का सबसे पहले प्रयोग यहीं पर दिखाई पड़ता है। ये भी आचार्य बुद्धघोष की 5वीं सदी की रचना है। और यहां पर क्या है, शिष्य की विशेष तथ्य क्या है, तो शिष्य की विशुद्धि से आरंभ करके निब्बान तक की प्रगति का मार्ग 7 सोपानों में बताया गया है। दूसरा ये पाली ग्रंथ है विशुद्धिमग्ग। पहला है अट्ठकथा साहित्य, मैंने बताया आचार्य बुद्धघोष की रचना है 5वीं सदी की, जहां थेरवाद संप्रदाय के लिए त्रिपिटक ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए हैं। दूसरी रचना है विशुद्धिमग्ग, और इस विशुद्धिमग्ग ये भी आचार्य बुद्धघोष की रचना है, 5वीं सदी की रचना है। यहाँ पर शिष्य की विशुद्धि से आरंभ करके निब्बान, आप जानते हैं बौद्ध धर्म में पाली भाषा में निब्बान निर्वाण को कहा जाता है, तो निब्बान तक की जो प्रगति का मार्ग है वो 7 सोपानों में बताया गया है। और ये रथविनीत सूत्र पर आधारित थेरवाद ग्रंथ था। और पाली का सबसे पहले प्रयोग इसी में हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और ग्रंथ है जिसका नाम है कच्चायन व्याकरण। देखिए कच्चायन व्याकरण, इसे कच्चायन गंध या कात्यायन ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे कच्चायन गंध या कात्यायन ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, ये जो कच्चायन व्याकरण है ये किसकी रचना है, तो महाकच्चायन की रचना है 7वीं सदी की। ये किसकी रचना है, तो महाकच्चायन की। और ये 7वीं सदी की रचना है। और यहां पर इसमें पहली बात तो ये सूत्र शैली में लिखा गया है, सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें 675 सूत्र हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो संस्कृत के 2 ग्रंथ, एक सर आचार्य सर्ववर्मन का जो प्राचीन संस्कृत का व्याकरण का ग्रंथ है कातंत्र, तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण प्राचीन संस्कृत आचार्य सर्ववर्मन का प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, और इस ग्रंथ का नाम है कातंत्र, कातंत्र, कातंत्र। और पाणिनि के अष्टाध्यायी का स्पष्ट प्रभाव है।
ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में जो दो व्याकरण ग्रंथों की मैंने बात की है, इसमें एक आचार्य सर्ववर्मन का प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है कातंत्र, और पाणिनि का अष्टाध्यायी। इन दोनों व्याकरण ग्रंथों का जो है स्पष्ट प्रभाव पड़ा हुआ है किस पर? महाकात्यायन के कात्यायन व्याकरण पर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगले ग्रंथ का नाम है मोगलान व्याकरण। अगला ग्रंथ है हमारा मोगलान व्याकरण। ये वास्तव में इसका जो वास्तविक नाम था वो था मागधम सद्य लक्षणम। इसका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम मागधम सद्य लक्षणम। वास्तविक नाम क्या है मोगलान व्याकरण का? मागधम सद्य लक्षणम इसका वास्तविक नाम है। और इसके भी जो आचार्य हैं तो कौन है? भदंताचार्य मोगलान है। ये किसकी रचना है? तो भदंताचार्य मोगलान। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये भदंताचार्य मोगलान थे, ये श्रीलंका के अनुराधापुर में थूपाराम बिहार के विद्वान थे। ये जो हैं भदंताचार्य, ये क्या है? श्रीलंका के अनुराधापुर, अनुराधापुर के थूपाराम बिहार, थूपाराम बिहार थूपारामाया, थूपाराम बिहार श्रीलंका के अनुराधापुर के थूपाराम बिहार के विद्वान थे ये। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये थूपाराम बिहार है, इसे थूपाराम डागोबा भी कहा जाता है, डागोबा भी कहा जाता था। ठीक है, और ये 3rd सेंचुरी बीसी के राजा देवानाम्पी तिस्स के शासनकाल का प्रतीक है। यानी जो ये थूपाराम बिहार है, थूपाराम बिहार, ये 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी, अर्थात हम ये कह सकते हैं ईसा पूर्व 3री सदी। और 3rd सेंचुरी बीसी के थूपाराम बिहार 3rd सेंचुरी बीसी के राजा देवानाम पी तिस्सा के शासन का प्रतीक है, के शासन का प्रतीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये थूपाराम है,
ये जो ये थूपाराम है, थूपाराम ये बिहार की बात हम कर रहे हैं। थूपाराम बिहार, अनुराधापुर श्रीलंका की बात है। तो ये थूप धन आराम, देखिए थूप का तात्पर्य होता है गुंबद या स्तूप, स्तूप या गुंबद। और आराम का तात्पर्य होता है पार्क। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस थूपाराम का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा तो स्तूप का पार्क या गुंबद का पार्क, इसे हम कह सकते हैं स्तूप का पार्क। ठीक है। तो देखिए एक ग्रंथ है मोगलान व्याकरण, भदंताचार्य मोगलान का ये ग्रंथ है। और ये जो भदंताचार्य मोगलान साहब थे, ये श्रीलंका के अनुराधापुर के थूपाराम बिहार के ये विद्वान थे। और ये जो थूपाराम बिहार है ये 3rd सेंचुरी बीसी के राजा तिस्य, देवानाम तिस्य के जो है शासन का प्रतीक ये बिहार था। और इसी बिहार के ये विद्वान थे। थूप धन आराम, थूप का मतलब होता है स्तूप या गुंबद, आराम का मतलब है यहाँ तात्पर्य ये पार्क, अर्थात स्तूप का पार्क। ठीक है। तो ये मोगलान व्याकरण पर कुछ चर्चा थी। और अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आध कुछ और ग्रंथ हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। एक ग्रंथ है सद्य नीति, सद्य नीति। ये अगवंश का, इसके रचयिता है अगवंश। और ये म्यांमार बर्मा के विद्वान थे। म्यांमार, जिसको आज की डेट में म्यांमार बोलते हैं, ये बर्मा को के विद्वान थे। ठीक है। तो ये कुछ पाली भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये पाली भाषा के ग्रंथ हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कहा अट्ठकथा साहित्य, फिर हमने बात की विशुद्धि मग्ग पर, फिर तीसरा था कच्चायन व्याकरण, फिर मोगलान व्याकरण, और फिर सद्य नीति। तो इन तमाम पहलुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा। और आपसे एक गुजारिश कि अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।